नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, रितु जायसवाल भी आखिरकार बीजेपी की हो ही गई। कोई अचरज वाली बात नहीं है। देश की जो राजनीतिक फिजा है, उस फिजा में कब कौन बीजेपी का दामन थाम ले कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रितु जायसवाल ईडी या सीबीआई की डर से या कोई भ्रष्टाचार के मामले की वजह से बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। इतना तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, 10 वर्ष पुराना रिश्ता है। और उस रिश्ते के बीच रितु जायसवाल को मुखिया से लेके विधायक का चुनाव लड़ने से लेके पार्लियामेंट के इलेक्शन का चुनाव लड़ने से लेके निर्दलीय चुनाव लड़ने तक देखा है। हर चुनाव में एक पत्रकार की भूमिका के साथ साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में उनके हर उस कैंपेन को करीब से देखने और महसूस करने का भी मौका मिला है। रात के 2 बजे उनके कॉन्फ्रेंसी में घूमने का भी मौका मिला है। रितु जायसवाल को लेकर गरीबों में दीवानगी क्या रही है उसको भी महसूस करने का मौका मिला है, और वैचारिक रूप से जो उनकी मजबूती रही है वो भी महसूस करने का मौका मिला है। लेकिन एक सवाल है, राजद रितु जायसवाल को संभाल नहीं पाया, या फिर रितु जायसवाल राजद में जिस सहजता के साथ आई थी और जितनी महत्वाकांक्षा थी उन्होंने पाल रखी थी, उस महत्वाकांक्षा की वजह से तो तेजस्वी नहीं रख पाए। दोनों सवाल है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ाना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना, महिला विंग का स्टेट अध्यक्ष बनाना, चंद दिनों में जिस ऊंचाई पर ये राजद में पहुंची गई, बीजेपी में बड़ा मुश्किल है। बीजेपी एक समंदर है, कार्यकर्ताओं को लेकर भी और नेताओं को लेकर। आप कितने बड़े शख्सियत हैं उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। एक समय बाद, आज के बाद रितु जायसवाल आम कार्यकर्ता हो जाएंगे, और बीजेपी ऐसे लोगों को ज़्यादा स्पेस भी नहीं देती है। लेकिन बीजेपी खुद जिस स्थिति में है, वैचारिक दरिद्रता की स्थिति में है, ऐसे में रितु जायसवाल जैसे महिला नेत्री वैचारिक रूप से बीजेपी को बिहार में मजबूती तो प्रदान कर सकती है। आज भी पार्टी में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जिस वैचारिक आधार को उसने रखी है, वो वैचारिक आधार भी मायने रखता है। 5 किलो अनाज का मसला हो या आयुष्मान का मसला हो, चाहे गरीबों को घर देने का मसला हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए मोदी को सीधे सीधे तौर पर खारिज कर देंगे। मोदी गरीबों के दिलो दिमाग पर राज करते रहे हैं, करते हैं, और उसका वो फल भी उठा रहे हैं, फल भी कह सकते हैं कि उसका लाभ भी वो उठा रहे हैं। इसलिए रितु जायसवाल का ये बयान किस वजह से आई है, वो बीजेपी का दामन थामी है, जरा उस पूरे बयान को गौर से सुनिए। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, दिलीप जायसवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि आज मैं भाजपा के परिवार का अंग बन चुकी हूँ। और यह हकीकत है कि जब मैं एक विंग से जुड़ी हुई थी, एक धारा से जुड़ी हुई थी, तो उसी चश्मे से मैं देख रही थी। जब मैं निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मुझे लोगों की जो पीड़ा समझ में आई, जो दिक्कतें समझ में आई, वो ये थे कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उन तक चीज़ों का लाभ कैसे पहुँचे, उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी, बेचैनी किसको है। तो हमने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो मैंने देखा कि वो उनके अंदर वो जो है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, जहाँ बीच में किसी भ्रष्टाचार का कोई मौका ना हो। तो इसके माध्यम से हमने देखा कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाना, चाहे वो किसान सम्मान हो, आवास की राशि हो, एक आयुष्मान के तहत आप देखोगे कि इतना बड़ा एक वो दिया है लोगों ने कि पहले कोई गरीब सोचता था कि वो मर जाएगा लेकिन इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के, या ब्रेन हैमरेज हो जाए या कई चीज़ें। लेकिन आज आयुष्मान की जो ताकत उसके हाथ में है ना,
इससे देश के प्रधानमंत्री जी के सोच को समझा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको स्वास्थ्य से लेकर मकान से लेकर के वृद्धा पेंशन में वृद्धि से लेकर के हर एक चिंता प्रधानमंत्री जी को है। और मैं भी वो चाहती हूँ कि कैसे उसकी समस्याएं दूर हो। तो जब सोच एक है तो एक होने में दिक्कत क्या है? एक समय बीजेपी की नीतियों का विरोध करने वाले तभी तो मैंने कहा ना, और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी जी भी बांधती थी, अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। मैंने कहा ना, जब मैं एक धारा से जुड़ी हुई थी तो मैं उसी चश्मे से देख रही थी। जब मुझे समाज में रह करके दोनों धारा, मुझे इस बार जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं ने मुझे बराबर वोट दिया। अगर मुझे टीका ने लगभग 35,000 वोट दिए तो टोपी ने भी लगभग 35,000 वोट दिए। क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी ने एक बराबर मुझे वोट दिया। मुझे दोनों धाराओं को समझने का मौका मिला और मुझे समझ में आया कि सभी धाराओं की परेशानी तो एक ही है, सभी एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं और उसको दूर करने की चिंता सबसे ज़्यादा किसको है? तो निश्चित तौर पे कोई भी कहेगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। जो योजनाएं उन्होंने आज दे रखी है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उससे हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी है वो लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यों ना जाऊं उनके साथ। आगे चुनाव लड़ने का ज्यादा मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है और अगर आप सरकार में है तो कुछ सहूलियत तो मिल ही जाती है। से क्या नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी जगह सही थे। परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। उन्हें अपना लगा होगा कि हमें कार्यकर्ताओं को अनसुना करना है और परिहार की जनता की तो सब, मैं तो परिहार की जनता की आवाज़ सुन रही थी, वो परिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुन पाए थे। ये भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित, जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुँचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है। तो आपने सुना, इसने योजनाओं के सहारे बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श माना है। योजनाओं के सहारे इनको मुसलमान ने भी वोट किया है और हिंदू ने भी वोट किया है। और ये बीजेपी के पार्टी दफ्तर में मीडिया के सामने ये बात कह रही है कि तिलक ने भी हमको वोट किया है और टोपी वालों ने भी वोट किया है। मतलब बीजेपी भी बदलाव के प्रोसेस में है कि ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल करने अब उनकी मजबूरी हो गई है, जो एक अलग विचारधाराओं के साथ अपनी एक अलग इमेज बना रखा है। तो ये बदलाव भी बीजेपी के अंदर के उस द्वंद्व को कहीं न कहीं प्रदर्शित कर रहा है कि अब घोर हिंदूवादी चीज़ें अब चलने वाली नहीं है, अब उससे कुछ बाहर निकलने की जरूरत है। और ऐसे में रितु जायसवाल जैसे नेत्री की जरूरत पार्टी को है। लेकिन एक सवाल है, क्या रितु जायसवाल के लिए विधायक और सांसद बनना ही उसकी राजनीतिक लक्ष्य रहा है? क्योंकि जिस विचारधारा को वो मानती रही है, जिस विचारधारा के साथ वो राजनीति की है, वो सोशल जस्टिस की विचारधारा है। संविधान अब खतरे में नहीं है, वो भी दौर था। मुसलमानों को लेकर जो हेट स्पीच है, जिसकी वो जमकर आलोचना करती थी, क्या वो हेट स्पीच बीजेपी ने छोड़ दिया है? संविधान को लेकर जो धारणा बीजेपी के अंदर है, क्या वो धारणा उसने बदल दी है? इसलिए ये सवाल रितु जायसवाल से भी है, क्या सार्वजनिक जीवन में एक सांसद के रूप में या एक विधायक के रूप में बनना राजनीति मजबूरी है क्या? क्योंकि रितु जायसवाल सांसद रहे या न रहे, विधायक रहे न रहे, विचारों के आज़ादी ने एक अलग पहचान दी रितु जायसवाल को, जिसकी वजह से राजद ने भी तलहट्टी पर रखा और बीजेपी भी जब पार्टी में शामिल करने की बात हुई तो फिर दोनों पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। लेकिन एक बात तो है, चलते चलते इतना तो जरूर कहेंगे कि रितु जायसवाल का यह निर्णय
रितु जायसवाल की अपनी राजनीति को कितना प्रभावित करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि राजनीति में विचार महत्वपूर्ण होता है। डेवलपमेंट या सरकार की योजनाओं के सहारे सियासत में आप ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते हैं। और जब आप विचार अस्थिर होगा तो फिर आपकी राजनीति भी अस्थिर होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।